Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand and discuss the MCQs of chapter number 5, that is AC circuits, yani ki alternating current. So, let us get straight into it. Now, the first MCQ is, the AC system is preferred to DC system because हम AC systems को DC system पे ज्यादा तरजीह क्यों देते हैं? Because reasons आपके सामने हैं and you have to click the correct one. Number 1, AC voltage can be easily changed in magnitude. Yes. Number 2, that is DC motor angular velocity is affected badly. No. So high voltage AC transmission is less efficient. No. It is less efficient but not that much कि आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सको. Domestic appliances require AC voltage for their operations. अब यहाँ पर दोनों आपके पास आ सकते हैं. For example, अगर आप देख लो तो ये भी ठीक है, because AC voltage can be easily changed in magnitude, right? हम AC voltages को step up भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं यूजिंग अ ट्रांसफार्मर. स्टेप अप तब करते हैं जब हम उसे दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना चाहें, और स्टेप डाउन तब करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसे अप्लायंसेस हो जो कि लो वोल्टेज पे अप्लाई जो है क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं. सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन कि हम एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता. बिकॉज ट्रांसफार्मर के लिए देयर शुड बी अ चेंजिंग करंट that will give rise to changing flux, that will give rise to induced EMF in the secondary. लेकिन DC के लिए चूंकि आपके पास changing current है ही नहीं, so there will be no changing flux. No changing flux means no induced EMF in the secondary. So याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो है वो DC पे ऑपरेट नहीं होता, right? So this is one of the option that is correct. अब अक्सर स्टूडेंट्स ये कह देते हैं कि सर ये भी तो ठीक है. बिल्कुल ये भी ठीक है, बिकॉज हमें जो यहाँ पर सप्लाई हो रही है करंट दैट इज एक्चुअली AC, और हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो है वो AC के रिक्वायरमेंट के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जो कि DC पे चलते हैं, राइट? सो ये भी करेक्ट है, बट दिस इज मोर करेक्ट, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो यू कैन क्लिक ऑप्शन नंबर A. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड MCQ, दैट इज अ कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर. सो याद रखिएगा, कैपेसिटर के लिए अगर आप रिएक्टेंस की इक्वेशन लिख लो, दैट इज XC इज एक्चुअली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 pi FC. This is the opposition offered by the capacitor to the flow of charge, right? So, perfectly insulator capacitor कब behave करता है? So, direct current के लिए, direct as well as alternating current के लिए, या alternating current के लिए, या none of these. So, याद रखिएगा the correct option is what? Direct current. Because direct current की जो frequency की value होती है वो है 0. Because it is not a changing current, it is a constant current. So, अगर ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है तो इसकी अंदर वेरिएशंस नहीं है, और जब वेरिएशंस नहीं है तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी बनती नहीं है, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है, और जब आप यहां पर 0 पुट करते हो, राइट, सो एंड दिस होल टर्म विल बिकम 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बिकम इनफिनिट, राइट? एंड इनफिनिटी मींस कि इनफाइनाइट अपोजिशन ऑफर हो रही है किसकी तरफ से? कैपेसिटर की तरफ से टू द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज व्हाई वी से दैट कैपेसिटर ऑलवेज ब्लॉक्स DC बट इट कैन नेवर ब्लॉक AC. इट विल अलाउ AC, और AC को भी जो अलाउंस है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अलाउंस जो है वो ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो अलाउंस जो है वो कम है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू MCQ नंबर 3. पीक वैल्यू ऑफ AC इज दिस मच, यानी कि आपको ये वैल्यू दी गई है, दैट इज I0, दैट इज अ पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, याद रखिएगा मीन स्क्वायर की वैल्यू के बारे में बात हो रही है, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू के बारे में बात नहीं हो रही. सो अगर आपको इक्वेशन याद है, वेरी बेसिक इक्वेशन, दैट वाज रूट मीन स्क्वायर, दैट IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2. दिस इज द इक्वेशन, राइट डियर स्टूडेंट्स? लेकिन मुझे यहां पर मीन स्क्वायर चाहिए, रूट मीन स्क्वायर नहीं चाहिए. सो जब आप मीन स्क्वायर के लिए वैल्यू लिखते हो तो आपके पास कुछ ऐसे आता है कि इट इज एक्चुअली मीन स्क्वायर, राइट? यानी कि मीन स्क्वायर का आपके पास, और आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? इट विल बी I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2, राइट डियर स्टूडेंट्स? इसका आप स्क्वायर रूट ले लो, राइट? बल्कि आई शुड राइट इट लाइक दिस, इट शुड बी 2, बिकॉज इसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाता है, राइट? सो आपके पास क्या होगा? आपको ये वैल्यू चाहिए, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इट शुड बी I एवरेज या मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जब आप I0 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 into √2 होल का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2, सो आपके पास आ जाएगा 25 into 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 25. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 25. राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे अपने अगले बोर्ड की तरफ. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Now dear students, let us discuss MCQ number 4. Now MCQ number 4 says that in choke coil the reactance XL and resistance R. याद रखिएगा, जब हम चोक कॉइल की बात कर रहे हैं तो हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, और चोक कॉइल या इंडक्टर एक ऐसा आपके पास कंडक्टर से बना होता है कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर करते हैं, यानी कि वो बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हम बड़ा ड्रॉ करते हैं. सो चोक कॉइल के अंदर हम मैक्सिमम क्या अचीव करना चाहते हैं? इंडक्टेंस अचीव करना चाहते हैं. सो हम चाहते हैं कि वहां पर हमारी एनर्जी लॉस ना हो बल्कि स्टोर हो इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. सो चोक कॉइल अगर हम लेते हैं तो चोक कॉइल के अंदर आर की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है और एक्सएल की वैल्यू बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू आर. सो अगर चोक कॉइल हम लें तो उसके अंदर आपके पास एक्सएल और आर का आपस में कैसे जो है बैलेंस होगा? सो दैट इज ऑप्शन सी, कि आपके पास XL will be far more greater than the resistance of that wire, जिस वायर से आपने कॉइल को बनाया हुआ या इंडक्टर को बनाया हुआ है. So now let us move on to MCQ number 5. In an RLC circuit, the capacitance is made 1/4 when in resonance. What should be changed in inductance so that the circuit remains in resonance? देखिए क्या पूछा जा रहा है कि RLC सर्किट है और उसमें, let me draw it, R, L and C, right? R, L and C. और उसमें एक रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हुई है, और रेजोनेंस की कंडीशन अचीव तब होती है जब आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाए, राइट? और जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये आपस में बराबर होते हैं फ्रॉम द सोर्स, वो फ्रीक्वेंसी आपके पास बराबर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट L into C. दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो अब आपसे ये कहा गया है कि एक रेजोनेंस कंडीशन अचीव हुई है. सो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है. अब उस रेजोनेंस कंडीशन के अचीव होने के बाद जो सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी जो है वो 1/4 कर दी गई, यानी कि 4 गुना कम कर दी गई. राइट? सो अगर तो यहां पर हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 गुना कम कर दे तो जाहिर सी बात है कि अब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर नहीं रहेंगे. सो रेजोनेंस की कंडीशन डिस्टर्ब होना है. लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि अब हम इंडक्टर के अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस कर लें कि वो रेजोनेंस की कंडीशन मेंटेन हो, यानी कि जब XC को हमने 4 टाइम्स कम कर दिया बाय डिक्रीजिंग द C 4 टाइम्स, सो XL के साथ अब हम ऐसा क्या करें कि ये कंडीशन फिर से मेंटेन हो जाए? सो याद रखिएगा, अगर आपने C को बाय 4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया है सो आपको L को उसी तरह से बाय 4 टाइम्स राइज करना होगा ताकि 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाए और आपके पास वही कंडीशन वापस अचीव हो जाए. सो याद रखिएगा, द ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट इज कि आपने इंडक्टेंस को क्या करना है? व्हाट शुड बी चेंज्ड इन द इंडक्टेंस? दैट इंडक्टेंस शुड बी मेड 4 टाइम्स. Right dear students, so this was MCQ number 5. Now let us move on to MCQ number 6. MCQ number 6 आपसे ये कह रहा है कि in AC system we generate sine waveform because number 1 it can be easily drawn. No. Number B, it produces least disturbances in the circuit. Yes, it is true. लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, शायद इससे भी ज्यादा अच्छा हो. Number C, it is nature constant. No. Number D, other waves cannot be produced easily. No, हम other waves भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हम ऐसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? जो कि हमने पढ़ा भी था. अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस तरह भी हो सकता है, राइट? एंड अल्टरनेटिंग करंट कैन ऑल्सो टेक फॉर्म लाइक दिस, जिसे हम कहते हैं सॉ टूथ. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो सारे के सारे अल्टरनेटिंग है, करंट ज्यादा कम, सिमिलरली यहां पर भी. लेकिन अगर आप तीनों को देख लो तो तीनों में से ये ज्यादा प्रेफर किया जाएगा. वो इसलिए बिकॉज इन दोनों के अंदर जो चेंजेस हैं वो ज्यादा एब्रप्ट चेंजेस हैं, राइट? ज्यादा कम. सो जब एकदम से एब्रप्ट चेंज आए तो वो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या कर सकता है? वो खराब कर सकता है. लेकिन यहां पर अगर आप देख लो जो चेंजेस हैं, वो डिस्टर्बेंसेस जैसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? वो थोड़े करीब आते जा रहे हैं, यानी कि वो एब्रप्ट नहीं है. सो दैट इज व्हाई ये प्रेफर किया जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. That is, it produces the least disturbances in a circuit. That is why sine waveform is produced in a generator. This is a equation for the sinusoidal waveform जिसे हम कहते हैं, जिसको हम alternating current generator के टॉपिक में बड़ी डिटेल से समझ गए थे in chapter number 14, that was electromagnetic induction. Now dear students, let us move on to our next MCQ, that is 7.
द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एट रेजोनेंस। तो याद रखिएगा जब रेजोनेंस आ जाए सो करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज रह जाते हैं एंड द सर्किट बिहेव्स प्योरली लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बिहेव करने का क्या मतलब है कि करंट एंड वोल्टेज विल बी इन फेज लाइक दिस, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप क्या कर लो, अगर आप रेजोनेंस की बात करो तो रेजोनेंस पे अगर ये करंट है, राइट, सो दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, और रेजोनेंस पे आपके पास VL इज इक्वल टू VC आ जाता है एंड 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं अगर ये VL है और ये VC है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, VR एंड I। सो आपके पास क्या हो जाता है कि फेज डिफरेंस जो है दोनों के दरमियान क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज वोल्टेज और करंट के फेजर्स क्या होंगे, वो इन फेज आ जाएंगे, यानी कि दोनों के दरमियान 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट MCQ नंबर 7। अब मजीद MCQs को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे अपने अगले बोर्ड की तरफ। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। Now dear students, let us discuss MCQ number 8. Now MCQ number 8 asks that alternating voltage is given by this equation. ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रहा है, this is alternating voltage equation. And frequency of the AC voltage is, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, राइट। सो अब इससे कैसी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। नाउ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का अगर हम जनरल इक्वेशन निकालें, सो दिस विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। और इस इक्वेशन को सर इसके साथ आप कंपेयर करो, सो आप देखोगे कि V नॉट की जगह क्या है, V नॉट की जगह 20 है और ओमेगा की जगह क्या है 157। अब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, सो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो अगर आप देख लो, सो ओमेगा will be equal to 157 and omega is actually equal to 2 pi f is equal to 157, right, and f is actually equal to 157 divided by 2 pi, और जब आप ये करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 25 हर्ट्ज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो हियर इट विल बी राउंड अबाउट 25 हर्ट्ज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू MCQ नंबर 9। इन LR सर्किट, यानी कि जब आप L और R को सीरीज में लगाते हो, इंडक्टर और रेजिस्टर को, which of the following statement is correct? इन चारों में से कौन सा करेक्ट? सो नंबर 1, L and R अपोज ईच अदर। क्या L और R एक दूसरे को अपोज करते हैं? नो, बिकॉज L जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है जबकि R जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन बी, R वैल्यू इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी, नो, बिकॉज R जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि R जो है किसी भी वायर का वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी की वैल्यू पर, उस की नेचर ऑफ द मटेरियल पर, राइट, एंड लेंथ एंड एरिया पर, यानी कि उस कंडक्टर की डायमेंशंस पर। सो फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड नहीं करता। नंबर सी, inductive reactance increases with the frequency, yes, because we know that XL is actually equal to 2 pi FL. So XL और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक डायरेक्ट है, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी को अगर आप देख लो, सो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी, सो ये गलत है बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 आपसे कह रहा है कि इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज और करंट, राइट, इज कंप्लीटली नोन इफ वी नो इट्स। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, वोल्टेज या करंट है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कब पता चलती है, जब हमें क्या क्या पता हो। नंबर 1 या नंबर ए, मैक्सिमम वैल्यू, राइट, जो कि जिसे हम कहते हैं V नॉट या फिर I नॉट, राइट, अगर वोल्टेज है तो V नॉट और करंट है तो I नॉट। फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फिर इफेक्टिव वैल्यू जिसे हम कहते हैं व्हाट, इफेक्टिव वैल्यूज आर एक्चुअली RMS वैल्यूज, VRMS, IRMS, जो कि हमें सप्लाई की जाती है, या बोथ A एंड B। सो याद रखिएगा इट विल बी बोथ A एंड व्हाट, B, राइट। सो यहां पर आपके पास जो है A और B दोनों ही करेक्ट हैं, इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो इसलिए बिकॉज आपको मैक्सिमम वैल्यूज पता होनी चाहिए, और जब आपको फ्रीक्वेंसी और फेज भी पता चल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के बारे में। बिकॉज अगर आप देख लो वोल्टेज और करंट का इक्वेशन, सो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। सो अगर आपको यहां पर फेज या फ्रीक्वेंसी पता चल जाए और ऑटोमेटिकली आपको मैक्सिमम वैल्यू पता हो, यानी कि पीक वैल्यू, सो आप ऑटोमेटिकली उस वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सब कुछ जान गए हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द MCQ नंबर 11 फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल जनरलाइज। जिस तरह से हमने पढ़ा कि मैक्सवेल ने किस लॉ को जनरलाइज किया या मॉडिफाई किया था, दैट वाज एक्चुअली एम्पियर्स लॉ, राइट डियर स्टूडेंट्स। और उधर से उसने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की, राइट, बिकॉज चेंजिंग
E produces B and changing B produces E, right? So that is option D is correct in MCQ number 11. Now dear students, मजीद MCQs को डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं अपने पहले बोर्ड की तरफ. Now dear students, let us discuss MCQ number 12. Now MCQ number 12 asks that an electromagnetic waves goes from air to glass, यानी एक मीडियम से एंटर हो रहे हैं into another medium, right? Air is one medium and the glass is another medium, जिनकी permeabilities and permittivities की values different है. So an electromagnetic waves from one medium to another, यानी कि from air to the glass. Which of the following quantity does not change, right? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ रिलेटेड इन चारों में से कौन सी चीज ने चेंज नहीं होना. ठीक है स्टूडेंट्स? सो वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी या ऑल. सो यहां पर अगर आप देख लो तो आपको पता है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम, यानी कि फ्रॉम एयर टू लेट अस से ग्लास, राइट, एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेट अस से. सो हमें पता है कि लाइट आल्सो बेंड्स, राइट, टुवर्ड्स द नॉर्मल because it is rarer and it is denser. और जब वो बेंड करेगा towards the normal, इसे जाना ऐसे चाहिए था. सो यहां पर आपके पास एक और चीज में फर्क आता है, वो ये कि वेवलेंथ में भी फर्क आता है और स्पीड में भी फर्क आता है. सो ये दोनों ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं है. इज इट क्लियर? द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी. याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज समथिंग दैट डज नॉट चेंज व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और जब वो दूसरी साइड से इमर्ज भी होगा. So याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. Is this clear? Right? So let us move on to the next MCQ, that is MCQ number 13. The circuit in which current and voltage are in phase, the power factor is. वो सर्किट की जिसमें आपको करंट और वोल्टेज इन फेज मिले, और इन फेज तभी मिल सकते हैं या तो रेजिस्टिव सर्किट हो, यानी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो. सो प्योरली रेजिस्टिव में आपके पास वोल्टेज और करंट के फेजेस बिल्कुल इन फेज होते हैं, लाइक दिस, राइट. और या तो RLC सर्किट हो, लेकिन किस कंडीशन पर हो? रेजोनेंस कंडीशन पर, यानी कि XL और XC आपस में बराबर हो और सर्किट बिहेव करने लगे एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. सो तब ही आपके पास क्या होंगे? वोल्टेज और करंट के फेजर्स इन फेज होंगे, यानी कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस जो होगा, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो जीरो है. और जब फेज डिफरेंस जीरो होता है, सो याद रखिएगा कि पावर फैक्टर क्या होगा ना. पावर फैक्टर आपको पता है, दैट इज द कॉज ऑफ द फाई. कॉज ऑफ द फाई अगर आपको याद है, power is actually equal to I multiplied by that component of V which is parallel to I. Is this clear? So जब हम ये करते हैं, so इसका मतलब है parallel means कि हमें यहाँ पर V का वो component जो कि इस I को parallel है, यानी कि cos of theta लगाना होगा. So it will be P is equal to cos of phi, because हम यहाँ पर phi से represent कर रहे हैं. और जब phi zero हो जाए, so cos of phi आपके पास 0 डिग्री पे क्या होगा? 1. राइट, तो आपके पास पावर जो रह जाएगा वो आई वी के बराबर होगा, जो कि पावर की इक्वेशन है फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, राइट. लेकिन हमारा काम इसके साथ था कि फाई जब जीरो हो तो पावर फैक्टर किसके बराबर होगा, और पावर फैक्टर हम इसे कहते हैं, दिस इज पावर फैक्टर. सो ये आपके पास बराबर आ जाता है इक्वल टू 1 एट फाई इज इक्वल टू 0. सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज दिस. सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज 1. इज दिस क्लियर? बिकॉज एंगल 0 है, सो ऑप्शन आपके पास क्या है? 1. सो द सर्किट इन विच द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1. दिस इज पावर फैक्टर, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 यानी कि AC सर्किट्स के MCQs को डिस्कस किया. आई बिलीव कि MCQs की डिस्कशन आपको और सोल्यूशन आपको समझ में आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.